नमस्कार बच्चों, आज हम वस्त्रोपयोगी रेशों के अनिवार्य गुण पढ़ेंगे। वैसे तो प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कामों में प्रयुक्त होते हैं, परंतु वस्त्र बनाने के लिए जिन रेशों का प्रयोग होता है उनमें कुछ विशेष गुणों का होना अनिवार्य है। रेशे वस्त्र निर्माण में प्रयोग किए जा सकते हैं या नहीं, यह बात उनके रासायनिक और भौतिक गुणों पर ही निर्भर करती है। यूँ तो प्रकृति में कई प्रकार के रेशे होते हैं, लेकिन उनमें से कई एक अनिवार्य गुणों की कमी के कारण प्रयोग नहीं किए जा सकते। पहला जो गुण है वो है पर्याप्त दृढ़ता। वस्त्रों के निर्माण में वे रेशे ही काम आ सकते हैं जिनमें पर्याप्त दृढ़ता अर्थात मजबूती हो। दृढ़ रेशे से जो वस्त्र बनते हैं वे टिकाऊ रहते हैं और जल्दी फटते नहीं हैं। इन रेशों के द्वारा मजबूत रेशे होते हैं, इसलिए ये अटूट धागे के रूप में होते हैं। इन आसानी से इनको बट करके इनके द्वारा धागा तैयार किया जा सकता है। बटते समय रेशों को काफ़ी खींचतान भी करनी पड़ती है, इस कारण से इनका मजबूत होना अनिवार्य है। इस तनाव और खिंचाव को सहन करने की इनमें क्षमता मजबूती के कारण हो सकती है। यदि जो रेशे मजबूत नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, उनमें तनाव और खिंचाव को सहन करने की क्षमता नहीं होती है और उनके द्वारा वस्त्र का निर्माण करना संभव नहीं होता है। दूसरा है संतोषजनक लंबाई। लंबे रेशे वस्त्र के निर्माण के लिए अच्छे रहते हैं। लंबे रेशे के द्वारा एक बट करके अटूट धागे का निर्माण आसानी से हो जाता है। जितने अधिक लंबे रेशे होते हैं उनके अंदर चिकनापन और चमक उतनी ही अधिक होती है। छोटे रेशे से बने हुए वस्त्रों के अंदर चमक और चिकनापन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके छोटे छोटे रेशे छोर जो हैं वो बाहर की ओर निकल आते हैं बटते समय, तो उनके द्वारा वस्त्र जो है वो इतना अधिक चिकना नहीं बनता। अतः यदि चिकना और चमकदार वस्त्र चाहिए तो रेशों की संतोषजनक लंबाई होना आवश्यक है। छोटे रेशे होने के कारण उनमें मजबूती भी नहीं रहती है, वे जल्दी से घिस जाते हैं उनके छोर और वस्त्र जो है वो जल्दी फट जाता है। जबकि संतोषजनक लंबाई रहती है तो वस्त्र अधिक मजबूत बनते हैं। छोटे रेशे होने के कारण वो धूल के कणों को अधिक जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए कि जल्दी गंदे दिखाई देते हैं। जबकि जो लंबे रेशे से वस्त्र बने हुए होते हैं वो धूल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं क्योंकि उनमें छोर निकले हुए नहीं होते हैं। इस कारण से वो वस्त्र जो हैं वो जल्दी गंदे नहीं होते हैं। सबसे लंबा जो रेशा है वो है रेशम, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है। सिल्क, जिसके द्वारा इसीलिए सिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा चमक पाई जाती है। और सबसे छोटा जो रेशा है प्राकृतिक वो है कपास का रेशा। जो कृत्रिम रेशे हैं वो कितनी भी लंबाई की अपनी आवश्यकता अनुसार हम बना सकते हैं। तीसरा जो गुण है वो बहुत आवश्यक है, आपस में सटने की क्षमता, क्योंकि बहुत सारे रेशे मिलकर के धागे का निर्माण करते हैं और वही धागे मिलकर के कपड़े का निर्माण करते हैं। इस कारण इनमें आपस में जो सटने की क्षमता है उस गुण का होना बहुत अधिक आवश्यक है और किसी भी वस्त्र के निर्माण के लिए यही गुण सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। रेशे अपनी प्राकृतिक अवस्था में बहुत छोटे और सूक्ष्म होते हैं। इन्हें एक दूसरे के ऊपर तथा एक दूसरे के पास रख करके और एक दूसरे के साथ बटाई करके इनको तैयार किया जाता है। अविरल धागा लंबा तैयार किया जाता है और उसके द्वारा वस्त्र तैयार किया जाता है। जब बटाई की जाती है, धागा तैयार किया जाता है इनके द्वारा, तो यह संभव होता है कि जब रेशे जो हैं वो एक दूसरे से सटें और आपस में जब सटने की क्षमता होगी तो धागा उतना ही अच्छा बनेगा और बिना छिटके हुए अविरल धागा हमें प्राप्त हो सकता है। सूक्ष्म रेशे जितनी शीघ्रता से आपस में सटेंगे उतनी ही शीघ्रता से अविश लंबाई का धागा बनेगा। अतः कपास के अंदर आपस में सटने की क्षमता का गुण बहुत अच्छा होता है। इसी कारण कपास जो है उसके द्वारा वस्त्र का निर्माण अच्छा किया जा सकता है। चौथा गुण जो है वो है प्रत्यास्था। सूक्ष्म रेशे को सटाकर लंबे धागे का रूप दिया जाता है, यह तो भी आपने सुना ही। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि कई जो रॉ मटेरियल होता है उसको खींचा जाता है, उसको बराबर किया जाता है, उसकी बटाई की जाती है। कटाई और बटाई के अंदर भी आपस में खिंचाव और तनाव होता है। तो इन सब का
सहन करने की क्षमता उस धागे के अंदर तब रेशे के अंदर तभी रहेगी जबकि उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाएगा। वस्त्र निर्माण के समय जिन धागों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, तनाव पड़ता है, करघे की बीम के ऊपर जब हम ताना और बाना जब करते हैं तो ताने के धागों को बहुत अधिक खींचा जाता है, बाने के धागों को उनके नीचे और ऊपर से निकाला जाता है, भराई की जाती है। इन सब के अंदर खिंचाव और तनाव को सहन करने की क्षमता जिस धागे में होती है उसी के द्वारा वस्त्र अच्छा तैयार किया जा सकता है। यदि यह प्रत्यास्था का गुण इनमें रेशे में नहीं पाया जाता है तो उसके द्वारा वस्त्र निर्माण सही नहीं होता है। पांचवा है लचीलापन। प्रत्यास्था के समान ही रेशों में लचीलापन होना भी अनिवार्य है। यह गुण भी इन्हें प्रत्यास्था का गुण भी होना, लचीलापन होना भी आवश्यक है। यह गुण भी इन्हें बटाई, कताई और बुनाई के समय खिंचाव, तनाव, झटकों को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। लचीलेपन के कारण ही रेशे जो हैं वो झुकते हैं, मुड़ते हैं, बीम पर चढ़ते हैं, लिपटते हैं, खिंचते हैं आदि सारे कार्य लचीलेपन के कारण ही संभव हो पाते हैं। अतः रेशों का यह जो गुण है वो वस्त्र में सुंदरता भी लेकर के आता है। यदि खड़ा कड़क वस्त्र होगा तो वैसे अच्छा नहीं नज़र आएगा। वस्त्र के अंदर लचीलापन रहेगा तभी उसकी मजबूती भी रहेगी, सुंदरता भी रहेगी, लटकनशीलता, आरामदायक बैठने उठने में, यूज़ करने में, सिलने में, बुनने में, पहनने में, तभी उसके द्वारा हमें आराम मिल सकेगा और रेशे का यह गुण बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है अनम्यता। प्रत्यास्था तथा लचीलेपन के समान ही अनम्यता का गुण जिन रेशों में रहता है उन्हें बटना, काटना और वस्त्र में बुनना आसान हो जाता है। धागों को हम फ्रेम पर चढ़ाते समय कई बार ऊंचा और नीचा हमें करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। तो अनम्यता का गुण अगर ये रहता है तो उसके द्वारा बने हुए धागे तानने और झुकने पर झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं, ऊंचा उठाने पर उठ जाते हैं, सभी कार्य हो जाते हैं। अतः उसके द्वारा हम अविरल और सतत बिल्कुल स्थिर रहते हुए हम स्थिर धागे का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि अच्छे वस्त्रों का निर्माण हो पाता है। अतः लचीलेपन के समान ही वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए अनम्यता का गुण होना भी वस्त्र में आवश्यक है। तत्पश्चात आता है कोमलता और सूक्ष्मता। प्राकृतिक कोमलता से परिपूर्ण रेशे से तैयार वस्त्र में भी कोमलता तथा मुलायमियत का गुण होना आवश्यक है। कोमल और मुलायम वस्त्र ही सबको रुचिकर होते हैं। हार्ड जो होता है सरफेस जिस भी वस्त्र का वह नहीं पहनना अच्छा लगता है। जैसे जूट का वस्त्र पहनना अच्छा नहीं लगेगा जबकि कपास का वस्त्र पहनना अच्छा लगेगा। अतः परिधान के लिए तो वस्त्रों में कोमलता होना आवश्यक है। यहाँ तक कि हम कोई भी यूटेंसिल पोंछ रहे हैं, स्लैब साफ़ कर रहे हैं, इन सब कपड़ों के अंदर भी हमें मुलायमियत का गुण, कोमलता का गुण हमें आवश्यक है। यदि रेशे कड़े होंगे तो उसके द्वारा कड़े ही धागे बनेंगे, कड़े ही वस्त्र बनेंगे जिनके द्वारा किसी भी कार्य को करना संभव नहीं होगा। अतः कोमलता के अतिरिक्त रेशों में सूक्ष्मता, बारीकी भी आवश्यक होना भी आवश्यक है। मोटे रेशों से वस्त्र भी मोटे बनते हैं, खुरदरे बनते हैं, रुक्ष बनते हैं। बारीक रेशों के द्वारा वस्त्र बारीक और कोमल बनते हैं। उसके बाद आता है चमक तथा कांति। कोमलता और सूक्ष्मता के समान ही वस्त्रों के निर्माण के लिए वे रेशे ही अधिक अनुकूल और सिद्ध होते हैं जो प्राकृतिक चमक तथा कांति से युक्त होते हैं। रेशे की सतह जितनी अधिक चिकनी होती है उतनी ही अधिक चमक उसमें रहती है। इनसे बने हुए वस्त्रों में भी प्रयुक्त एक चमक की झलक जो है वो हमें दिखाई पड़ती है। जो चमकहीन रेशे होते हैं वो बहुत डल होते हैं, मंद होते हैं और सुंदर वस्त्र हमें उनसे के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। हालांकि कई रेशे ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक चमक का, जिनके अंदर बिल्कुल नहीं होती उनके अंदर प्राकृतिक चमक, तो हम उन्हें कृत्रिम रूप से परिसज्जा के द्वारा हम उनके अंदर या परिष्कृति के द्वारा हम उनके अंदर चमक उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है अवशोषकता का गुण।
किसी भी पानी को, नमी को, आर्द्रता को अवशोषित करने का गुण रेशों में बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि हम जो भी वस्त्र पहन रहे हैं तो हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित करने में, वस्त्र को गंदा हो गया है तो धोने के लिए, वस्त्र यदि हमें अलग अलग कलर का चाहिए तो रंग चढ़ाने के लिए, इन सब के लिए आवश्यक है कि वस्त्र के अंदर अवशोषकता का गुण हो। यदि अवशोषकता का गुण नहीं होगा तो उसके द्वारा जो वस्त्र तैयार किया जाएगा पहनने में हमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वह हमें गर्मी प्रदान करेगा, पानी पसीने को अवशोषित नहीं करेगा। दूसरा, गंदा होने पर यदि वह धोने के समय पानी का अवशोषण नहीं करता है तो भी वह साफ नहीं होगा। अतः अवशोषकता का गुण ज़रूरी है, उसमें रंग चढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। साथ ही ऐसे वस्त्र हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहते हैं, गंदगी को जल्दी से बाहर निकाल सकते हैं यदि अवशोषकता का गुण इसमें होगा तो। आर्द्रता को शोषित करने का गुण अनेक प्रकार की परिष्कृति परिसज्जा के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है। इसके पश्चात आता है विद्युत संवाहिता का गुण। वे वस्त्र जिनके अंदर की इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, संवाहित करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रिक संवाहित करने की मतलब कि जो विद्युत है उसका संवहन हो जाए, ऐसे वस्त्र आवश्यक होते हैं। क्योंकि आज के समय में जितनी भी आधुनिक चीज़ें हैं सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी काम में आती है, तो यांत्रिक जीवन हो गया है हमारा। इस कारण से हमें ज़रूरी है कि ऐसे इस तरह के वस्त्र हों, इस तरह के रेशे, उन रेशों के अंदर इस प्रकार का गुण पाया जाए कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बह करके आगे निकल जाए, जिससे कि हम सेफ रह सकें। तो जिन रेशों के अंदर ये क्षमता कम रहती है वे इलेक्ट्रिक चार्ज को वस्त्र की सतह पर केंद्रित कर देते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक उत्पन्न हो सकता है। अतः ऐसे कपड़ों के द्वारा हम सेफ नहीं रहते हैं। जैसे कि सिंथेटिक कपड़े हैं, जो उनके प्रयोग करने पर यह चार्ज बिल्टअप बढ़ जाता है। इसीलिए हम जब भी कोई भी यांत्रिक यूटेंसिल का उपयोग करते हैं या तो हमें हमेशा सूती वस्त्र का धारण करना चाहिए। शोधक पदार्थ। इसके पश्चात आता है समसमानता। समसमानता का मतलब है कि हमें रेशे जो हैं वो बराबर लंबाई के प्राप्त हों। रेशे की कताई क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी संपूर्ण लंबाई में आकार, आकृति, व्यास सब में समानता होनी चाहिए। हर रेशे के अंदर एक रूपता रहनी चाहिए, तभी उसके द्वारा जो तैयार वस्त्र होगा वह हमें अच्छा दिखाई पड़ेगा। यदि असमानता रहेगी, विविध रूप रहेंगे कि उसका आकार भी अलग है, आकृति अलग है, व्यास अलग है, लंबाई अलग है, तो उनकी हमें छटनी करनी पड़ेगी और छटनी के समय हमें अलग अलग गांठें, लच्छियाँ बनानी पड़ेंगी और उनकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उनके द्वारा ही उनका वस्त्र तैयार होगा। तो बेटर है कि हम समसमानता वाले रेशे का उपयोग करें, इसलिए छटनी करना आवश्यक है। तत्पश्चात आता है घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। सभी वस्त्र उपयोगी जो रेशे होते हैं वो हल्के या भारी हो सकते हैं। सबसे जो हल्के रेशे हैं वो ऊन है, जैसे बहुत हल्का रेशा होता है इनका, इसलिए इनका वॉल्यूम भी बहुत अधिक होता है। ऑल्फिन रेशे सबसे अधिक भारी होते हैं, इसीलिए ऑल्फिन रेशों के द्वारा वस्त्रों का निर्माण नहीं होता है। इसके अलावा शीशे, एस्बेस्टस उच्च घनत्व वाले वस्त्र रहते हैं। नायलॉन है, सिल्क है, इनमें निम्न घनत्व रहता है। अतः तैयार वस्त्र का जो रेशा होता है उसका रेशे के गुण के साथ उसका संबंध होता है। यदि हम 1 पाउंड ऊन लेंगे और 1 पाउंड ऑल्फिन लेंगे, वस्त्र लेंगे, दोनों की यदि हम तुलना करें तो ऑल्फिन रेशे संख्या में उनकी अपेक्षा अधिक होंगे। ऑल्फिन जो रेशा होता है वो जल से भी हल्का होता है और ऊन भी जो है वो कुछ मात्रा में हल्की होती है सिल्क की अपेक्षा, इसलिए इसका वॉल्यूम अधिक पाया जाता है। अब घर्षण प्रतिरोधक क्षमता। प्रत्येक रेशे के अंदर घर्षण को सहन करने की क्षमता होना आवश्यक है कि वह किसी भी घिसाव का सामना करने की उनके अंदर क्षमता रहे। क्योंकि किसी भी वस्त्र, पहली बात तो कि जब हम वस्त्र को तैयार कर रहे हैं उसी समय बहुत अधिक ताने पर तानना है, बाने के नीचे से निकालना है, शटल में भरना है,
उसके पश्चात वस्त्र उसके द्वारा तैयार करना है। तो हम जब हम यूज़ करेंगे उसका, तब भी कहीं भी हम बैठेंगे उठेंगे, घिसेगा तो वो क्षमता सारी उसके अंदर, उन सबको सहन करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, अर्थात मजबूत होना चाहिए कपड़ा। ऐसा नहीं हो कि ज़रा सा भी घिसाव लगे और उसके जो हैं टुकड़े छटक कर अलग अलग हो जाएं। इस तरह का कपड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह का कपड़ा होने पर जो इस तरह के अगर रेशे में गुण नहीं पाया जाता है प्रतिरोधक क्षमता वाला, तो वह उसके द्वारा तैयार किए जो वस्त्र होते हैं वो अधिक उपयोगी नहीं होते हैं और जल्दी फट जाते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक वातावरणीय अवस्था तथा जीवाणु के लिए प्रतिरोध। वस्त्रों के प्रयोग और देखरेख के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हम सर्दियों के अंदर, सर्दियाँ जब चली जाती हैं तो हम सर्दियों के जो वस्त्र होते हैं उनको हम अंदर रख देते हैं। तो उनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसमें कोई भी जीवाणु कीटाणु नहीं लगे जिससे कि वे खराब हो जाएं, या प्रजनन संबंधी विशेषताएं इस तरह के उनके अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो की जाती हैं। उच्च मध्यम निम्न ताप पर उनका व्यवहार जो है वो चेंज किया जाता है। आर्टिफिशियली हम उनके अंदर इस तरह का, कृत्रिम रूप से हम उनके अंदर इस तरह की वस्त्रों के अंदर तैयार करते हैं गुण कि वह जीवाणु कीटाणु का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, रासायनिक प्रभाव कोई नहीं पड़े, वातावरणीय प्रभाव कोई नहीं पड़े। लेकिन प्रकृति से प्राप्त जितने भी वस्त्र हैं वे सभी वस्त्र जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर कम पाई जाती है। ताप का प्रभाव, वस्त्रों को ताप का सामान्य सामना करना ही पड़ता रहता है, क्योंकि हम जब काम करते हैं या हम कपड़ों को आयरन करते हैं या जब कपड़े को बिल्कुल तैयार हो जाता है उसके बाद गर्म रोलर्स में से निकालना है, तो इन सब के उनको ड्रायर करना है, इन सब के कारण जो है वस्त्र जो है वो ताप के संपर्क में आता है। तो ताप से होने वाली प्रतिक्रिया उनके रासायनिक संगठन पर आधारित है। कृत्रिम रेशों पर कृत्रिम विधि से इस गुण को पैदा भी किया जा सकता है, तभी उन्हें वस्त्रों को योग्य समझा जाता है। अतः इन गुणों में से जितने भी अधिक गुण जिस भी रेशे के अंदर पाए जाएंगे वह रेशा उतना ही वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस प्रकार आज हमने वस्त्रोपयोगी रेशों के अनिवार्य गुण पढ़े। यह सभी गुण वस्त्र के निर्माण करने के लिए भी आवश्यक हैं, साथ में वस्त्र के उपयोग करने के लिए भी आवश्यक हैं। धन्यवाद। डोना, कि मेरा अनेबल क्यों